नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम अध्ययन करते हैं महाराणा प्रताप और अकबर संबंध। महाराणा प्रताप और अकबर संबंध। विद्यार्थियों, सबसे पहले महाराणा प्रताप का परिचय। महाराणा प्रताप का परिचय। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कहाँ हुआ तो बताना है, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में, बादल महल। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि किले के अंदर किला है, कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ का किला है दूसरा। उस किले के भी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था और महाराणा प्रताप उदय सिंह का बड़ा पुत्र था। महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के बड़े पुत्र थे। विद्यार्थियों, इनकी जो माताजी थी जयवंताबाई, माता का नाम था जयवंताबाई। तो ध्यान रखिए, पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ है। विद्यार्थियों, इनका विवाह अजबदे पंवार से 1557 में हुआ। अर्थात इनकी जो पत्नी थी उनका नाम पंवार था, अजबदे पंवार। अजबदे पंवार, इनका विवाह 1557 ईस्वी को हुआ। विद्यार्थियों, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, 18 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हो जाती है। कहां पर हो जाती है? गोगुंदा में। ध्यान रहे, वही गोगुंदा में उसी दिन महाराणा प्रताप ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उसी दिन ऐसे राज्य के जितने भी बड़े सामंत थे और कुछ इनके सिपाही सालार थे, उन्होंने इसी दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को ही इनका राज दिलाते कर दिया।
राज तिलक की जब हम बात करते हैं तो बताएंगे राज तिलक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोविंदा में ही इनका राज तिलक कर दिया गया इनके सामंतों के द्वारा। ध्यान रहे जगमाल को अपदस्थ कर दिया जो एक सामंत के रूप में था। यह हमें जानकारी देनी है महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का ये परिचय है। इसके बाद विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नागौर दरबार। नागौर दरबार देखिए विद्यार्थियों, नागौर हमारे राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य था, एक महत्वपूर्ण रियासत थी। तो 1570 ईस्वी की बात है। 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया। इस नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य था अकबर का कि जितने भी राजपूत राजा हैं वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन इस नागौर दरबार में महाराणा प्रताप न तो आए और न ही अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसे नागौर दरबार के नाम से इतिहास में जाना जाता है विद्यार्थियों। यानी ये ऐसा प्रयास था अकबर का कि नागौर दरबार लगाएंगे, सभी राजपूत राजाओं को बुलाएंगे, सभी राजपूत राजा उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो अकबर भी आएगा, वो महाराणा प्रताप भी आएगा। महाराणा प्रताप आएगा तो महाराणा प्रताप भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। ऐसा अकबर का विचार था। लेकिन महाराणा प्रताप नागौर दरबार में पहुंचे ही नहीं और नागौर दरबार में न जाकर और अकबर को ठेस पहुंचाई। ये नागौर दरबार के नाम से इतिहास में जाना जाता है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके शिष्टमंडल। शिष्टमंडल विद्यार्थियों जब अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है तो उन्होंने क्रम से 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे 4 व्यक्तियों के नेतृत्व में कि इन व्यक्तियों के समझाने बुझाने से हो सकता है महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। अब सबसे पहले जलाल खां को भेजा 1572 ईस्वी में। जलाल खां को 1572 ईस्वी में भेजा महाराणा प्रताप के पास। यानी पहला शिष्टमंडल जलाल खां के नेतृत्व में भेजा गया था 1572 ईस्वी में, जिसमें जलाल खां को भी सफलता नहीं मिली कि वह महाराणा प्रताप को झुका दे। इसके बाद दूसरी बार भेजा गया जून 1573 को। जून 1573 को दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह के नेतृत्व में जो आमेर का राजा था। तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया अक्टूबर 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में भगवान दास के नेतृत्व में। देखिए विद्यार्थियों ये तीसरा शिष्टमंडल था और चौथा
तथा अंतिम शिष्टमंडल 1573 ईस्वी में ही टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया। टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया 1573 ईस्वी में। जो टोडरमल अकबर का एक नवरत्नों में से एक रत्न था। इन 4 व्यक्तियों के नेतृत्व में 4 शिष्टमंडल भेजे गए महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, समझाने के लिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। लेकिन अकबर ने किसी की अधीनता किसी की भी बात को मानने से इनकार कर दिया और अधीनता स्वीकार न करने का प्रण कर रखा था। उससे उनको अवगत करवाया कि मैं किसी भी हालात में अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। विद्यार्थियों, जब ये इन चारों शिष्टमंडलों को असफलता हाथ लगी, सफलता नहीं मिल पाई, तो ऐसे स्थिति में अकबर बौखला उठा और उसने युद्ध करके महाराणा प्रताप को बंदे बनाने की योजना उसने बनाई। किसने? अकबर ने। और उसके बाद क्या होता है देखिए विद्यार्थियों, जिसे हम हल्दे घाटी का युद्ध कहते हैं। तो जब चारों शिष्टमंडलों के बाद महाराणा प्रताप ने नहीं मानी, अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो किस प्रकार से आगे घटना होती है, हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार से होता है देखिए विद्यार्थियों। हल्दी घाटी का युद्ध है। विद्यार्थियों, जब हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो पता लगता है कि 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक शाही सेना को युद्ध करने के लिए भेज दिया। 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह, जो कि आमेर के राजा थे, के नेतृत्व में शाही सेना को महाराणा से युद्ध करने के लिए भेज दिया। विद्यार्थियों, शाही सेना के बारे में पता लगता है कि इस शाही सेना ने अपना डेरा खमनोर के आसपास डाल दिया। जैसे ही शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को लगे तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना युद्ध के लिए भेज दी और सेनाएं खमनोर और गोगुंदा के मध्य, इधर तो है खमनोर और इधर ये है गोगुंदा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच यहां है हल्दी घाटी। तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना भेज दी और खमनोर तथा गोगुंदा के बीच में जो हल्दी घाटी नामक स्थान है, यहां दोनों की सेनाएं आमने सामने आ डटी और 18 जून 1576 ईस्वी
का युद्ध के रणभेरी बजे उठे। अर्थात युद्ध आरंभ हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को आरंभ हो जाता है। विद्यार्थियों, युद्ध में जब हम युद्ध की बात करते हैं तो बताया गया कि युद्ध में राजपूत सेना का प्रहार इतना तेज था कि सारी सेना बिखरने लगी, एक शीशे की तरह टूटने लगी। और दूसरा कारण और था कि पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था ये। अब इस भूभाग की जानकारी किधर से निकलना है? इसकी जानकारी राजपूत सेना को तो थी, लेकिन मुगल सेना को यह पता नहीं था कि हमें किधर से निकलना है, किधर से नहीं निकलना है। तो शाही सेना में भगदड़ मचने लगी। विद्यार्थियों, शाही सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। तभी एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि अकबर स्वयं सेना लेकर के आ रहे हैं, जिससे सेना में एक नया जोश पैदा हुआ। और नया जोश पैदा करके और शाही सेना ने पुनः युद्ध आरंभ किया। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के इस युद्ध की घटना में देखिए, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। इसने छलांग लगाई। मानसिंह के हाथी पर छलांग लगाई। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना हाथी था। इस मर्दाना हाथी पर चेतक ने छलांग लगाई और हाथी के ऊपर खड़ा हो गया। महाराणा प्रताप ने भयंकर रूप से भाले का प्रहार किया मानसिंह के ऊपर, लेकिन मानसिंह ओहदे में नीचे जाकर के अचानक छुप गया, जिससे मानसिंह बच गया। अगर मानसिंह ओहदे में नहीं जाकर के गिरता तो वहीं पर हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम सामने आ जाता। और वो परिणाम क्या होता? मुगलों के हार। विद्यार्थियों, लेकिन वहां बच जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस मर्दाना हाथी के दोनों जो दांत हैं साइड में, उन्हें नेस जिसको बोलती हैं, उनके ऊपर धारा चाकू लगे हुए थे, जिससे चेतक की जो टांग है वो कट गई। महाराणा प्रताप चेतक को युद्ध मैदान छोड़कर, महाराणा प्रताप और चेतक दोनों साथ साथ युद्ध मैदान छोड़कर चले गए। और महाराणा प्रताप का स्थान झाला राजा, जिसका नाम था झाला मन्ना। ध्यान रहे, इतिहास के युद्धों में झाला राजाओं ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहना और महाराणा प्रताप के नहीं होने के संशय को दूर किया। अर्थात कि किसी को यह आभास नहीं लगे कि महाराणा प्रताप नहीं है, उनका मुकुट पहन करके उन्होंने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाल दिया चेतक सहित, क्योंकि चेतक घायल हो चुका था। महाराणा प्रताप भी ऐसे स्थिति में बिना चेतक के युद्ध लड़ने में असमर्थ थे। भैया, झाला मन्ना ने इतना भयंकर युद्ध किया कि झाला मन्ना लड़ता हुआ मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, वीर गति को प्राप्त हो गया, इतने भयंकर तरीके से युद्ध किया, वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। इसे संदर्भ में महाराणा प्रताप अपने चेतक को लेकर के जा रहा था बालेचा गांव है हल्दी घाटी से बाहर निकलते ही। इस बालेचा गांव में जब पहुंचा तो एक नाला था, बड़ा नाला, उसको चेतक छलांग लगा करके
और उसे पार कर रहा था, छलांग लगा भी चुका था। लेकिन छलांग लगाने के बाद वहां पर ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक यहीं पर स्वर्ग सिधार गया। विद्यार्थियों, जैसे ही घोड़ा स्वर्ग सिधार गया तो महाराणा प्रताप के आंखों से अश्रुधारा इस तरीके से बह रही थी मानो किसी धरा के ऊपर नदी की धारा बह रही हो। और चेतक के मुंह को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाता है और विलाप करता है कि हे चेतक, तूने मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इतना भयावह वहां दृश्य बन जाता है। विद्यार्थियों, वहीं पर महाराणा प्रताप ने चेतक की छतरी बनवाई। चेतक घोड़े की छतरी बनवाई। कहां पर? बालीचा गांव में, जहां पर चेतक का स्वर्गवास हुआ, वहीं पर उसे दफनाया गया और वहीं पर उसी के ऊपर उसकी छतरी बनाई गई। आज भी चेतक घोड़े की वह अमर निशानी बनी हुई है और शायद भारत के इतिहास में अमर कहानी जो कि तो बनी रहेगी। विद्यार्थियों, ऐसी विकट परिस्थिति थी, कभी महाराणा प्रताप नहीं रोए, लेकिन चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। तभी जब महाराणा प्रताप रो रहे थे, चेतक घोड़े के सिर को अपने गोद में रख करके, तभी पीछे से एक आवाज आती है। और आवाज क्या आती है विद्यार्थियों? आवाज आती है, कानों में आवाज पड़ती है, ओ नीला घोड़ा रासवार। ये आवाज पड़ती है, ओ नीला घोड़ा रासवार, ये आवाज पड़ती है महाराणा प्रताप के कानों में। तो महाराणा प्रताप ने सर उठाकर देखा तो उनके सामने उनका भाई शक्तिसेन उनके सामने खड़ा हुआ था। और शक्तिसेन को खड़ा देख करके महाराणा प्रताप ने उन्हें अनेक प्रकार के लानते दी, अनेक प्रकार की बातें कही, लेकिन शक्तिसेन महाराणा प्रताप के चरण पकड़ करके और वहीं पर खड़े हो गए और क्षमा याचना करने लगे कि हे भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, मैं आगे भविष्य में कभी इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। वो गलती क्या थे कि शक्तिसेन अकबर की सेना की तरफ से युद्ध में लड़ रहा था, जबकि उसे महाराणा प्रताप के भाई के साथ में होना चाहिए था। लेकिन ये हमारे राजपूत इतिहास में है कि क्षमा कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप ने उन्हें क्षमा कर दिया और गले लगाया। अब बात आती है अकबर का यह युद्ध। अकबर ने यह युद्ध क्यों लड़ा? ये तो युद्ध की घटना हो गई, हल्दीघाटी की युद्ध की घटना हो गई यहीं तक। अब युद्ध लड़ने के कारण देखिए, यहीं तक युद्ध की बात है, आगे हम युद्ध की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह युद्ध न तो अकबर ने जीता और न ही महाराणा प्रताप ने ये युद्ध हारा। आप युद्ध करने के अकबर के उद्देश्य, अकबर ने किन किन उद्देश्यों से युद्ध किया, देखिए विद्यार्थियों, इस कहानी को मोड़ कहां मिल रहा है। पहला उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ना। हल्दीघाटी के युद्ध का पहला उद्देश्य था महाराणा प्रताप ने पहला उद्देश्य ये रखा था ये युद्ध करने का। अकबर ने जो युद्ध किया महाराणा प्रताप से हल्दीघाटी का, उसमें पहला उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ना। ये पहला उद्देश्य था अकबर का कि ये युद्ध करके मैं महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ूं। इनका दूसरा उद्देश्य था
कि महाराणा प्रताप को मुगल दरबार में अपमानित कर, महाराणा को पकड़कर मुगल दरबार में अपमानित करना, ये दूसरा उद्देश्य था अकबर का। इस युद्ध में अकबर का तीसरा उद्देश्य था महाराणा प्रताप जो है उनको मार देना। तो बताएंगे इस युद्ध का अकबर का तीसरा उद्देश्य था महाराणा को मार देना, ये तीसरा उद्देश्य था अकबर का। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, अभी हमने युद्ध की घटना का अध्ययन किया। उधर बालीचा गांव में महाराणा प्रताप चले गए, झाला अन्ना वीरता से लड़ते हुए मारे गए, शक्ति सिंह पीछे पीछे चले गए और भाई को आवाज दी, पैर पकड़कर क्षमा याचना की। अकबर महाराणा प्रताप ने भाई शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया और गले लगा लिया। यहां तक की घटना आई है। इसमें न तो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ा जा सका, ना ही पकड़कर मुगल दरबार में महाराणा का अपमान किया जा सका और ना ही महाराणा प्रताप को मारा जा सका। कोई भी उद्देश्य, इस युद्ध का कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया अकबर को। इसीलिए कहा जाता है कि जब मुगल सेना को अपने किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं मिले, इसीलिए कहा जाता है कि यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था। यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने यह युद्ध नहीं जीता। ध्यान रहे विद्यार्थियों कि जब महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया तो अकबर गुस्से में आकर के सेनापति मानसिंह को अपमानित करता है, उनके जोड़े समाप्त कर देता है, जोड़ी को समाप्त कर देता है, बंद कर देता है। इससे सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा, परिणामहीन रहा। विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को देखिए। तो लीजिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद विद्यार्थियों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, ध्यान रहे। 1577 से 1599 तक 3 बार आक्रमण हुए, 99 नहीं, 79 तक 3 बार मुगल आक्रमण हुए। लेकिन ध्यान रहे कि मुगलों को अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया और गढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया। तीसरी घटना क्या घटित हुई युद्ध के बाद? तीसरी बात बतानी है
कि 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना ने प्रताप के विरुद्ध अभियान किया। पुत्र अमर सिंह ने उसे बंदी बना लिया। 1580 की बात है। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना ने आक्रमण किया, जिससे इनके पुत्र महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने उसको बंदी बना लिया, पूरे परिवार को बंदी बना लिया, जिससे महाराणा प्रताप नाराज हुए और उन्हें वापस ससम्मान लौटाने की बात कही, जिससे महाराणा अमर सिंह उन्हें वापस सम्मान पूर्वक छोड़ करके आया। विद्यार्थियों, काछवाहा राजा जगन्नाथ को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584 ईस्वी में भेजा, लेकिन उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। और ध्यान रहे 1597 ईस्वी में चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थियों, यहां पर इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को लगता है, तो विद्यार्थियों देखिए, हृदय विदारक घटना है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचता है, तो अकबर बड़ा ही दुखी हुआ और महाराणा प्रताप की मृत्यु पर बादशाह ने दांतों तले अंगुली दबाते हुए और आंसू टपकाए रोने लगा और रो करके कहने लगा कि जैसे ही रोया तो रोने के बाद अकबर कहने लगा कि तूने अपने घोड़े को कभी दगवाया नहीं, अपने पगड़े को किसी के सामने झुकाया नहीं। वास्तव में तू सब तरीके से जीत गया रे महाराणा प्रताप, तू सब तरीके से जीत गया। जब मृत्यु हुई तो मृत्यु का समाचार अकबर के कानों में पड़ा, तो दांतों तले अंगुली दबाते हुए अकबर ने कहा था, अकबर के मुंह से निकल पड़ा आंसू टपकाते हुए कि हे महाराणा प्रताप, तूने अपने घोड़े को कभी दगवाया नहीं, कभी अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया। वास्तव में महाराणा प्रताप तू जीत गया रे महाराणा प्रताप, तू हर तरीके से जीत गया। ये लफ्ज उनके मुंह से निकला था, तूने कभी किसी के अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए तू विजय है। इसीलिए कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने हारा नहीं था। यह युद्ध इतिहास में निर्णायक रहा है। विद्यार्थियों, यहीं पर हमारा ये अध्ययन बिंदु समाप्त होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संबंध का। इसके बाद अगला अध्ययन अगले एपिसोड में करेंगे। विद्यार्थियों, अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।